Mother Microbiology. Once again, I'm back, myself Ashita Gaharwal. So the topic I'm going to introducing today, that is very important to know, that is a very important topic to have a general awareness. So the topic which I'm going to introducing, that is Federal Food, Drug and Cosmetic Act. What does it mean? आपको इसके नाम से ही समझ में आ गया होगा that something, a kind of a law which state about the prevention towards the health. Whatever the food we intake, whatever the drugs we take, whatever the cosmetic we use, does it preventive for us or not? Does it good for us or not? Does that is safe for us or not? So many of the things was considered in this act. That's why I felt that it's act very important to share with you all. So first of all, फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया? फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1938 में आया था. इस एक्ट को बनाने का रीज़न ही सबसे बड़ा ये था, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, जैसे हम जानते हैं कि 1938 में हमारा देश तो आज़ाद नहीं हुआ था, ये हुआ था यूएस में. यूएस में सबसे पहले इस एक्ट को बनाया गया था. और जब ये एक्ट बना था यूएस में, उस टाइम पे जो रेगुलेशंस आए थे फूड ड्रग के कॉस्मेटिक एक्ट के, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स को ऐड किया गया था. एंड आते आते वक्त में, आते आते मॉडर्न एरा में, आते आते इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया में, आते थे अलग अलग कंट्रीज में बहुत सारे अमेंडमेंट इस लॉ में ऐड किए गए. क्योंकि जैसे जैसे फैसिलिटीज़ बढ़ी, जैसे जैसे लोगों की अपनी कन्वीनियंस बढ़ी, वैसे वैसे नीड भी बढ़ी, और वैसे वैसे ही उनके हर एक नीड को सेटिस्फाई करने की वजह से हर एक अमेंडमेंट को अपने एक रिस्पेक्टिव पॉइंट के साथ में जोड़ा गया. जैसे जैसे वक्त बीतता गया, बहुत सारे अमेंडमेंट इसमें आए गए. फिर उसके बाद में एक अमेंडमेंट आया 1958 में, जिसका अमेंडमेंट का मेन रीज़न था फूड एडिटिव को लेके. 1958 में जब अमेंडमेंट आया था तो उसका मेन जो रीज़न था वो था कि उसमें फूड का क्या एडिटिव होता है. फिर उसके बाद में एक अमेंडमेंट और जोड़ा गया, वो जोड़ा गया था 1960 में. 1960 में जब इसमें अमेंडमेंट आया था तो उस 1960 में पूछा गया था कि कैसे आप इस चीज़ को, इस लॉ को कैसे आप अप टू डेट रख सकते हैं. तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए 1960 में एक लॉ आया था. फिर उसके बाद में ऐसे ही करते 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 ये सब चीज़ें इसमें एक्ट होती गई, एक अच्छा सा एक लॉ बन गया. आते आते इसमें कम से कम 7,000 साइंटिस्ट ने काम किया है. उसके बाद में ये सारे काम हैं. अब आप सोच रहे हो कि इसमें साइंटिस्ट की क्या ज़रूरत? बिल्कुल ज़रूरत है भाई. अब एडिटिव्स जुड़ रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स जुड़ रही हैं, कलरिंग जुड़ रहे हैं, कलरिंग एजेंट्स जुड़ रहे हैं. प्रिजर्वेटिव सिर्फ और सिर्फ फूड का ही नहीं है, प्रिजर्वेटिव ड्रग्स का भी है, साथ साथ कॉस्मेटिक का भी है एंड फूड का भी है. एंड ये तीनों ही चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ड्रग्स में हम कहते हैं मेडिसिन, क्योंकि हर एक मेडिसिन, आजकल तो ज़माना है जनरिक का और थिक का, लेकिन कौन सी रियल है, कौन सी अनरियल है, कौन सी डुप्लीकेटेड है, कौन सी ओरिजिनल है, कौन सा ब्लैक मार्केट का है, कौन सा वाइट मार्केट का है, कहाँ से पता चलेगा? जब तक कोई अथॉरिटी उसके ऊपर अपना रूल ओवर नहीं करेगी. तो यही रीज़न है इस सारे एक एक्ट को आपके साथ में एक शेयर करने का. सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं. ये पॉइंट्स आपको बाद में कंसिडर करूँगी. सबसे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ. जैसे कि मैंने बताया आपको कि कॉस्मेटिक में कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें आती हैं जो हम अप्लाई करते हैं अपने स्किन सर्फेसेस पे, ताकि हम बहुत सी चीज़ों से अपने आप को प्रिवेंट कर सकें. हम जानते हैं कि हमारे स्किन में जो हमारी बॉडी में आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, हम कह सकते हैं माइक्रोब्स, या फिर किसी भी तरीके का कोई छोटा मोटा, देखते हैं ना कि कभी कभी इचिंग होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा रैशेज हो जाए, कभी कभी ऐसा लगता है समथिंग वाज पैनिक ऑन द स्किन, समथिंग वाज हीटिंग ऑन द स्किन. तो ये सब चीज़ें होती हैं. तो ये हम किसी न चीज़ से तो नरिश करते ही हैं ना. So all that kind of the ointments, all that kind of the lotion prepared through the all the synthesis of the chemicals, and who labeled it that it is whatever that content is safe or not, authority. So again I want to share this topic. That's why सबसे पहले जैसे बात आती है कि इसमें क्या ऐसा रीज़न है जिसके लिए किया जाता है. तो इस एक्ट में, फेडरल फूड एंड ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट में, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि इस सारे एक्ट में बहुत सी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है. सबसे पहले अगर हम फूड की बात करते हैं,
सिर्फ फूड की बात करते हैं तो आजकल की मार्केट में हर एक चीज़ अवेलेबल है, यहाँ तक कि गार्लिक अनियन का पेस्ट भी अवेलेबल है। हाउ डज इट पॉसिबल? मतलब पहले के ज़माने में लोग अपने घर में विदाउट रेफ्रिजरेटर ये पेस्ट भी रखते थे, तो दे कीप्ड इन द पॉट्स, जिसको वो पॉट में रखते थे ताकि वो कुछ समय तक चल जाए। हालांकि उसके फिर भी उतना वो लोग शेल्फ लाइफ मेंटेन नहीं कर पाते थे। लेकिन आज तो आप देखते ही है ना कि एक थिक सी एक पॉलिथीन होती है, एक थिक सा एक टाइट पैक्ड होता है, टेट्रा पैक टाइप का होता है, जिसके अंदर वो पेस्ट रखा होता है, एंड दैट शुड कीप इन द स्टोर रूम in a cold places or in the refrigerator. They will, however they wants to conveniently want to keep it, they keep. How they maintain the preservative, how they maintain the flavor of that component. So that's all are because of the standard authorization. जो उसको ऑथराइज करता है, जो उसको हर चीज़ को देखता है। क्या क्या होता है इस लॉ में? सबसे पहले अगर सपोज आपने एक केचप लिया, कोई भी केचप लिया या कोई भी जैम लिया, कोई भी आपने जूस लिया, कुछ भी एनी प्रोडक्ट व्हाट यू वांट टू हैव, यू शुड टेक, बट whatever the ingredients mentioned over the label, does all that ingredient definitely was there or not? Is it just kind of the duplicacy of the product? उसमें है कि नहीं? अगर उसमें वो चीज़ मेंटेन है, अगर उसमें सच में इतना फ्लावर है, इतना शुगर है, अगर सपोज अगर आपने सोयाबीन चंक्स लिए हैं तो उसमें सोयाबीन चंक्स के अंदर प्रॉपर कॉम्पोजिशन प्रॉपर है कि नहीं, अनटच्ड वाली मिक्स तो नहीं है, इस काइंड की जो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को कौन वैसे करता है? हम और आप तो नहीं करेंगे ना। डेफिनेटली एक टेक्निकली इसको अच्छे से ऑथराइज अपने उसमें लेते हैं अंडर में, जिसकी सारी सैम्पलिंग होती है। सैम्पलिंग होने के बाद में हमने जो जो अपने लेबल में लिखा है, जैसे हमने एक ब्रेड का पैकेट लिया, उसमें हमने लिखा है कि हमने वीट फ्लावर लिया, वीट ब्रेड लिया, तो उसके अंदर हमने सपोज कर दिया कि इतना ग्राम इसमें वीट है, इतना ग्राम इसमें सोया पाउडर है, इतना ईस्ट, इतना शुगर, इतना मिल्क, इतना वाटर, वॉट एवर जो जो उसमें लिखा है वो तभी निकलेगा ना जब उसमें पड़ा होगा। तो जब उसकी सैम्पलिंग होती है तो जितना परसेंटेज आपने अपने सैम्पलिंग में दिया है उतना ही परसेंटेज वो उसको सैम्पलिंग को टेस्ट करने के बाद निकालते हैं। अगर दैट कंटेंट शुड मैच ईच अदर, then your product is green, that is 100% it is good and it's safe to distribute in the society. But अगर उसमें किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन मिलता है और लाइक इन अ सीसॉ मैनर, एक कुछ और कहीं जा रहा है कंटेंट, कहीं और इंग्रेडिएंट जा रहा है, तो इट मीन्स दैट समवेयर यू हैव डन अ डिसऑनेस्टी टुवर्ड्स द कंज्यूमर। अगर किसी भी तरीके की डिसऑनेस्टी निकलती है तो देयर वाज अ क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में पीएच भी मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात कर रहे हैं कॉस्मेटिक की, तो कॉस्मेटिक पे क्या है, हम जब कोई भी चीज़ को डायरेक्टली अपने स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी नीड टू नो द करेक्ट एग्जैक्ट पीएच ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि हमारी बॉडी का जो पीएच है उसके अकॉर्डिंग पीएच होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है हम 20 का लगा लेंगे, 20 पीएच अपने फेस पे लगा लेंगे, नहीं ना। वी हैव ऑल्सो वांट अ पीएच विच कैन बी अप्रोप्रिएट टू अप्लाई ऑन द फेस, दैट्स इट। तो उसी तरीके के पीएच का भी मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरीके का आप कोई भी एक कॉस्मेटिक लगा रहे हैं, सपोज यू आर अप्लाइंग द सनस्क्रीन ऑन योर फेस, हमेशा आपने देखा होगा उस पर SPF 24 है, 25 है या 40 है या 30, जो भी वट एवर द SPF वॉर देयर शुड बी मेंशन। अब हम देखते हैं कि सीरम आते हैं, काय के आते हैं, विटामिन सी के। हम विटामिन सी के सीरम लेते हैं, दैट इज एक्सपेंसिव ऑल्सो, बट जस्ट टू अवॉइड a deficiency of vitamin C which can spoil your face because of the scarcity of the vitamin C, इस वजह से होता है। तो विटामिन सी को कंप्लीट करने के लिए अब वो कॉस्मेटिक फॉर्म में भी आता है, तो वो सीरम है, उस सीरम में भी लिखा होता है कि इसमें 10 ग्राम साइट्रिक एसिड है या इसमें विटामिन सी इतना है। एंड वो बॉटल कितने की होती है? अराउंड 250 की होती है, जिसमें 20 ग्राम है, 25, आई डोंट नो मच एग्जैक्ट ग्राम ऑफ द सिट्रिक और विटामिन सी सिंड्रोम, बट इट इज अराउंड 250 रुपीज। सो इस तरीके की लेबलिंग होती है। ये सब चीज़ें चेक करना भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको कौन करता है? इट्स ऑल डन बाय द अथॉरिटी। नाउ द ड्रग में आता है मेडिसिन। जब हम मेडिसिन की बात करते हैं तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। अगर उसमें लिखा है, सपोज हमारे इंडिया की सबसे ज़्यादा जो मोस्ट सेलिंग ब्रांड है वो डोलो है, हम सब जानते हैं। डोलो इज ऑलवेज
प्रेफर एज द मोस्ट सेफ मेडिसिन टू टेक इन द फीवर। डोलो हम लेते हैं, डोलो के अंदर जो सॉल्ट है, सपोज अदर कंपनी ने भी उसी सॉल्ट का बना दिया, बट दैट्स नॉट फ्रॉम द कंपनी वेयर इट्स मैन्युफैक्चर। वो डोलो जिस कंपनी से है, अगर वो उस कंपनी से नहीं है तो देयर इज काइंड, और वो एक डुप्लीकेसी से बनी हुई है, बट द नेम मेंशन ऑफ द कंपनी वाज द सेम, बट द रियलिटी इज दैट दे वाज नॉट द सेम, दे वाज द डुप्लीकेसी ऑफ द डोलो। सो how you make the difference in between this kind of test what happen between, इस तरीके के टेस्ट उसमें होते हैं। डोलो इज फ्रॉम द माइक्रो लैब्स एंड अदर मेक फ्रॉम द अदर। अगर जैसे कि किसी ने एक डुप्लीकेसी कर ली, एक डोलो का सॉल्ट ले लिया, डोलो का उसमें वो भी लिख दिया दैट फ्रॉम वेयर मैन्युफैक्चर, बट रियलिटी नहीं होती, क्योंकि हर एक मेडिसिन के टैबलेट में कुछ ना कुछ ऐसा एक साइन होता है जो आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी करता है। क्योंकि जैसे कि आपने ISI एक नाम ऐसे सुना होगा, जो हमेशा लेबल रहता है, वो हर एक कंपनी को रजिस्टर कर देता है। आपने अगर डुप्लीकेसी भी करी होगी ना, या आपको डुप्लीकेसी वाली मिलेगी, तो उसमें ISI इसका पता लगा लेगा, क्योंकि ISI ट्रेडमार्क है, उसका तो काम है भाई पता करना कौन डुप्लीकेट है कौन ओरिजिनल है। तो इस तरीके के डिफरेंसेस किए जाते हैं। जैसे मार्केट में अब जेनेरिक दवाइयाँ बहुत चल रही हैं, एथिकल दवाइयाँ बहुत चल रही हैं, लेकिन साथ ही साथ में जैसे कि हम जानते हैं कि जो लीडिंग ब्रांड्स हैं इंडिया के, मैनकाइंड है या सन फार्मा है, या इन जो भी हैं बाकी की जितनी भी कंपनी है, सिप्ला है, जाइडस वेलनेस है, जितनी भी हैं, इन सब कंपनियों के साथ में ISI का ट्रेडमार्क अलग चलता है। उनकी अलग अलग अपनी कंपनी की पॉलिसीज होती हैं, क्योंकि उनको हर एक चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। एंड फिर जब बात आती है इस एक्ट की, तो इस एक्ट से जुड़ने के बाद उनकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि सब चीज़ें हमारी सोसाइटी में आनी है, एंड सोसाइटी में एक से मल्टीपल होते हुए सब में वो चीज़ को कैटर करेगा, इसलिए इसका ध्यान ज़्यादा रखा जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द पॉइंट। इस पॉइंट का मतलब क्या है। ये पॉइंट मैंने सारी कुछ एक्टिविटीज लिखी है कि इसकी क्या एक्टिविटीज हैं। वर्क्स विद इंडस्ट्री टू हेल्प इंटरप्रेट दिस रेगुलेशंस। सबसे पहले जब कोई भी FDA एक्ट से जुड़ता है, तो उसमें उनका काम सबसे पहले ये होता है कि वो उस इंडस्ट्री के जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको इंटरप्रेट करें। इंटरप्रेट करने का मतलब है जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको सही मायने से सही करें, मतलब जहाँ पे भी उन्हें लगता है कि इस वजह से कोई भी फॉल्ट नैरेटिव हो सकती है, वो वहाँ पे उसको सही करना बेहतर समझते हैं। इसके बाद आता है एस्टेब्लिशिंग कंट्रोल मेजर्स फॉर प्रोडक्ट प्रोटेक्ट। वो बहुत सारे ऐसे कंट्रोल मेजर्स को एस्टेब्लिश करते हैं जिससे प्रोटेक्ट कर सके हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को, प्रोडक्ट को हम सेफ रख सकें। ऐसे बहुत सारे कंट्रोल मेजर किए जाते हैं। जैसे कि अगर आपने विजिट करी हो किसी भी फूड इंडस्ट्री की, सपोज आई गिव यू एग्जांपल ऑफ MNC कंपनी दैट इज मॉन्डलेस इंटरनेशनल कैडबरी, जिसमें अगर आप कभी गए हो, मैं गई हूँ, मैंने देखा है, देयर वाज अ हॉट एयर वाले जितने भी वो होते हैं, वहाँ पे मशीनें लगी होती हैं। आप जैसे ही वहाँ पे एक कैबिन में एंटर करेंगे या फिर उस पैनल में एंटर करेंगे जहाँ पे चॉकलेट्स पैक हो रही हैं, वहाँ पे सबसे पहले आपके यहाँ पे कैप दिया जाएगा, ग्लव्स, इवन आपने मास्क, तो कोविड में इतना जितना सोशलाइज हुआ है इतना क्वाइल कभी नहीं होता, लेकिन जितनी भी फूड इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे मास्क मस्ट होता है। मास्क दिया जाता है, ग्लव्स दिए जाते हैं, एंड शू भी आपके अलाउ नहीं किए जाते, वो वहाँ से ही आपको मिलते हैं। एंड वो शू अपने ही तरफ से वहीं से मिलते हैं कंपनी की तरफ से, एंड यू ऑल्सो हैव टू कवर इट विद द कैप। वहाँ पे और भी 2 कैप मिलते हैं जिससे शू को कवर किया जाए, ताकि शू की कोई भी गंदगी उस एरिया में ना आ सके। इसके बाद वहाँ पे हैंड टच करने वाले नहीं होते हैं वॉश करने के लिए, जस्ट यू हैव टू पुट योर हैंड towards the pressure of the water and the water comes out। पानी आ जाएगा, अपने आप हाथ धो लेंगे, लेकिन आपको वो एरिया भी टच नहीं करना है। सो ऑल दैट काइंड ऑफ द प्लेस आर टोटल अनटचेबिलिटी। तो इस तरीके से कंट्रोल मेजर किए जाते हैं किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए। इसके बाद आता है एग्जामिन फूड सैंपल एंड अप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। इसके बाद ये है कि हमने फूड सैंपल का प्रोडक्ट का एक तरीके का हमने एक सैंपल लिया एंड उसको प्रूफ किया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। जैसे हम मार्केट में देखते हैं कि बहुत सारे विनेगर हैं, विनेगर सिंथेसाइज कैसे हो रहा है, शुगर कैन से भी होता है, अलग अलग तरीके की अलग अलग प्रोसेस होती है विनेगर की। ब्लैक सॉस है, सोया सॉस है, उसका एक अलग प्रोसेस है। विनेगर कैसे बना, उसका क्या है। विनेगर मैंने इसमें एक बार एक प्रोडक्शन दिया भी है, आपको देखिएगा
मैंने वीडियो भी बनाई थी विनेगर प्रोडक्शन के ऊपर, वो है अब जैसे कि हम कोको कोला पीते हैं, वी नो अबाउट द कॉम्पोजिशन, उसके अंदर सोडा वाटर है, कार्बोनेटेड वाटर है, वो शुगर भी है, कैफीन भी है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। अगर वो चीज़ें मैच नहीं करेंगी तो वो सॉल्ट आउट होना बंद हो जाएगी। तो इस तरीके की क्वालिटी को चेक किया जाता है। साथ ही साथ में जितनी भी मिल्क प्रोडक्ट की क्वालिटी है उनके ऊपर टेस्टिंग बहुत स्ट्रिक्टली की जाती है, क्योंकि एक ऐसा बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो बहुत ज़्यादा थ्रेटफुल डिसीज किसी को भी कर सकता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो उसमें आता है मिल्क में, एंड क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस है तो वो धीरे धीरे मल्टीपल होता है, एंड क्योंकि आप उसका इंटेक करो मिल्क का तो वो जब पूरे उसमें बॉडी में जाएगा तो वो कहीं ना कहीं डिसीज को मल्टीपल कर देगा, इन्फेक्टेड होगा, तो इसलिए उसमें उसकी अलग प्रोसेस लगती है। फिर इसके बाद आता है वर्क्स विद लोकल स्टेट फूड इंस्पेक्शन एजेंसीज इन एडवाइजरी कैपेसिटीज। इसके बाद में आता है कि जो इस एक्ट से लोग जुड़े होते हैं ना, वो किसी भी स्टेट की या कोई भी लोकल फूड इंस्पेक्शन एजेंसीज में जाके काम करते हैं, ताकि वो और अच्छी एडवाइस ले सकें, ताकि और कन्वीनियंटली चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें एंड उसको यूज़ करके वो इन सब चीज़ों में लगा सकें, ताकि सोसाइटी सेफ रहे, हेल्थी रहे, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से उसको सेव किया जाता है। साथ ही साथ जब वो सेटअप करते हैं ना, स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी एक सेटअप किया गया था, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। सेटअप में था स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी। स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी का मतलब ये है कि आपने क्या किया, आपने डिटेक्ट किया कंटामिनेटेड फूड को, आपने डिस्पोज कर दिया। सॉरी, स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी भी हो सकता है एंड साथ साथ स्टैंडर्ड्स ऑफ आइडेंटिटी भी हो सकता है। वैसे स्टैंडर्ड ऑफ आइडेंटिटी है, क्वालिटी भी आप कह सकते हैं, लेकिन है ये आइडेंटिटी, स्टैंडर्ड ऑफ आइडेंटिटी ही। साथ ही साथ में इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें वो आती हैं जो भी आपने अलाउ किया है इंग्रेडिएंट। सपोज आपने एक मैक्रोनी ली, मैक्रोनी में लेबल दिया है इसके अंदर फ्लावर है, सॉल्ट है, और इसके अंदर हमने सोया वाटर भी डाला है। आपने मैगी मसाला लिया, इसके अंदर सिनेमन है, कार्डमन है, क्लोव है, ब्लैक पेपर है, सिनेमन स्टिक्स हैं, वैरायटी ऑफ हर्ब्स हमने इसमें डाली हैं, स्पाइसेस डाली हैं, सब चीज़ें हमने इसमें डाली हैं। आपने जो डाला होगा आपने वो लेबल किया होगा ना। जब वो टेस्टिंग होगी तो जो जो आपने ग्राम्स में लिखा है, मिलीग्राम्स में लिखा है, सब उसमें आ जाएगा एंड वो ही आपको क्लीन चिट देगा कि आपकी क्वालिटी ऑफ आइडेंटिटी कितनी सही है, स्टैंडर्ड ऑफ आइडेंटिटी कितनी सही है। इस तरीके से चीज़ें आती हैं। अब आता है इफ फॉल्सली फाउंड देन, अगर कुछ भी उसमें गलत निकलता है तो फिर क्या हो, मतलब कैसे क्या क्या दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले तो जैसे आप ये समझ चुके होंगे कि फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इसमें जितने भी अडल्ट्रेटेड, मिसलेबल्ड और जितनी भी तरीके की फॉल्सली पैकेज्ड हो, फॉल्सली गारंटेड हो या लो स्क्रप्सली हो, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए ये सारी चीज़ों को फॉलो किया जाता है। साथ ही साथ में इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन लीक ना हो अगर किसी की इंस्पेक्शन चल रही है तो, क्योंकि अगर लीक होते पे आपने पता चल गया किसी को तो देयर वाज अ चांस टू क्लीन द एविडेंस। नाउ अगर इसमें किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी होगी तो क्या हो सकता है? सबसे पहले अगर आपका जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो प्रॉपर नहीं है जो उसमें दिया गया है तो क्या होगा, अगर उसके अंदर पॉइजन भी हो सकता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं दैट कैन लीड टू द डेट्रीमेंटल कंडीशन ऑफ योर हेल्थ। सेकेंड, कंटेन्स फिल्थ और डिकम्पोज्ड। फिल्थ का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा ना कि कभी कभी ग्रीन ग्रीन लेयर बन जाती है, हम अचार देखते हैं, अचार के ऊपर वाइट वाइट फोम सा बन जाता है एंड उसको हम हटा देते हैं क्योंकि उसके अंदर वो उतना अमाउंट ऑफ हीट ऑफ सनलाइट नहीं गई, उतना अमाउंट ऑफ ड्राइनेस नहीं गया जो वो अपना वाटर छोड़ते समय उसको रिएक्शन को वो कंप्लीट कर पाती। उसके बाद ना डिकम्पोज होना, जैसे कि कोई भी आजकल हम देख रहे हैं ना कि आजकल तो राजमा चावल भी पैक्ड आ रहे हैं, जस्ट नीड टू कीप इट इन द बॉइलिंग वाटर फॉर 10 मिनट्स एंड देन इट्स रेडी टू ईट। तो इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं।
तो ये सब रेडी टू ईट होते हैं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। एंड क्योंकि फिल्थ की बात हो रही है तो दैट इज़ अ कंडीशन की किसी भी तरीके का माइक्रोबैक्टीरिया की ज़्यादा ग्रोथ ना हुई हो, तो उसको हम कहते हैं। फिर आता है प्रिपेयर्ड अंडर अनसैनिटरी कंडीशन, मतलब कोई भी चीज़ बनाई गई हो लेकिन साफ सफाई का ध्यान रखा ना गया हो। या हमेशा ध्यान रखें, चाहे वो कंपनी का हो चाहे आपके घर का ही क्यों ना हो, अगर वो अनसैनिटरी कंडीशन में बनाया गया है तो डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज चांस ऑफ द स्प्रेड ऑफ द डिसीज। क्योंकि अगर आपने गंदगी में बनाया है, गंदगी से बनाया, तो वो चीज़ नहीं आपको आपको अच्छी होने ही नहीं देगी। इट वुड वर्क वेरी एडवर्सली। नाउ ड्राई फ्रॉम डिसीज्ड एनिमल, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आपने लिया हो जो डिसीज्ड एनिमल से, जैसे कि पनीर हुआ, मार्केट में कितना अवेलेबल होता है, डेयरीज पे भी होता है, एंड पैक्ड भी बहुत आते हैं, तो इस तरीके की सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। बटर हुआ, चीज़ हुआ, ये सब चीज़ें। हैज स्पेसिफाइड इंग्रेडिएंट्स रिप्लेस्ड बाय नॉन स्पेसिफाइड इंग्रेडिएंट, मतलब अगर आपने दिया हुआ है कि इसमें हमने एनीस डाली है, हमने सिनेमन डाला है, आपने कुछ और ब्लैक पेपर या क्लोव डाला है, लेकिन आपने ये सब नहीं डाला, आपने कुछ और ही डाला है, तो इस तरीके का फ्लेवर का भी तो इन्हेंसमेंट अलग होगा, फ्लेवर का भी अपना एक्सचेंज अलग होगा, तो वो पकड़ लिया जाता है। साथ ही साथ कंसील्ड डिफेक्ट, वो डिफेक्ट जिसे आप बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते, जो सब चीज़ों को और भी ज़्यादा खराब करे, तो ये सब चीज़ें पता चलती है ना, तो क्या होता है, आप एक प्रोसिक्यूटर बन जाते हो, आपकी प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है, एंड नाउ आप अपना बस करते रहिए, जस्टिफाई करते रहिए, एविडेंस देते रहिए, लेकिन जब तक आपकी सैम्पलिंग प्रॉपर नहीं आएगी ये केस चलता रहता है। तो ये काम होता है फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का। साथ ही साथ में अगर जिस तरीके की इंफॉर्मेशन दी गई है एंड वो नहीं समझा रहे, सपोज दिया रहता है ना, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स में लिखा होता है कि दिस इज फॉर इमेज इलस्ट्रेशन, इमेज का इलस्ट्रेशन है, बट नॉट रियल इमेज कुड बी द सेम, रियल इमेज सेम नहीं होगी, तो वो आपने एक अपने बता दिया जिम्मेदारी कि अपने जो पिक्चर में देखा है वैसे रियल में नहीं मिल सकता, तो वो एक इन्फॉर्मेटिव हो गया ना। लेकिन अगर आप उसमें यही लिख दो कि जो इमेज में दिया है वही आपको मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिले, तो वो केस बनता है क्योंकि आपने मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी है। तो इस तरीके के कुछ पॉइंट्स पे कंसिडर किया जाता है। एंड साथ ही साथ में अगर इन सब चीज़ों में अगर आपने अपना मैन्युफैक्चरर एड्रेस भी गलत दिया है, सपोज अगर आपकी कंपनी है मालनपुर में और आपने कंपनी का एड्रेस दिया है भिंड का, एंड जब वो क्रॉस चेक्ड होगा या किसी भी तरीके का कोई ऑफिसर उसको आके चेक करेगा FDA से रिलेटेड, एंड अगर उसको एड्रेस गलत मिलेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर पे एंड कंपनी के ऑनर पे, साथ ही साथ में उसमें जितने भी उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो पैकेजिंग पे जो उसका पैकेज करता है वो मैन्युफैक्चरर, एंड जितना भी उसका लाइनअप है, जितना भी उसका ब्रांच है, सबके ऊपर केस बनता है एंड सबको अंदर किया जाता है। तो इस तरीके की सारी चीज़ों को लिया जाता है। बेसिक मुद्दा यही है कि जनता को बचाना, जनता की सेहत से खिलवाड़ ना होना, साथ ही साथ सच के साथ में अपनी आपके एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाना। आप एक एंटरप्रेन्योर का ही काम करते हैं ना, अगर आप एक फूड का बना रहे हैं, ड्रग बना रहे हैं, या आप एक कॉस्मेटिक बना रहे हैं, चाहे वो स्केल छोटा हो या बड़ा, पर है तो आप एंटरप्रेन्योर ही ना। तो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, एंटरप्रेन्योर होने के लिए ज़रूरी है कि अपने सच्चाई के साथ चलें। इसी सच्चाई के साथ में चलने के लिए जनता की सेहत का ध्यान में रखते हुए FDA का लॉ बनाया गया है। तो आई होप कि आपको ये मैसेज मिला होगा कि हमें हर चीज़ जांच के ही लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है दैट वी कैन फाइट अप फॉर द लिटिल थिंग्स, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ फैक्ट एंड द लॉ। हमेशा लॉ के साथ चलना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जो जनता के लिए सरकार करती है, जो भी एक्ट बनाए जाते हैं, डेफिनेटली उनका जितना उनका काम होता है उससे ज़्यादा हमारा उसमें एक फ़ायदा होता है। तो इसीलिए हमेशा इन सब चीज़ों को जान लेना चाहिए, एक्सपायरी डेट चेक करके लेना चाहिए एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट को भी चेक करके लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कुछ भी तरीके का एक वो कर दिया एंड उसके बहुत सारे वो होते हैं फैक्टर्स, तो इसीलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ कीप subscribing my channel if you like, and please keep sharing my channel, and I hope you like the video. So please press button like, and if you are not subscribed my channel yet, then please subscribe my channel and meet you in the next video. So stay tuned. Thank you so much.